Okay, so now I'm going to solve this question. So now let us see. देखो भाई, यहां पर क्या है कहानी। मेरे ख्याल से हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इंसिडेंट लाइट रे जो है, सॉरी रिफ्लेक्ट, हाँ, इंसिडेंट लाइट रे की जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे वो कितनी है? 2 रेडियंस पर सेकेंड। और कौन से सेंस में है? क्लॉकवाइज। और जो मिरर की एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है? वो है 4 रेडियन पर सेकेंड। और वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो भी क्लॉकवाइज है। तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, उसकी इंसिडेंट लाइट रे की वजह से जो एंगुलर स्पीड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब कि 2 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी उसकी इंसिडेंट लाइट रे की वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो अपोजिट सेंस में होगी और सेम मैग्नीट्यूड की होगी, मतलब 2 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। प्लस मिरर की वजह से जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर होगी, मतलब कि 8 रेडियन पर सेकेंड सेम सेंस में। ठीक है, मतलब मिरर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, तो ये वाली वेलोसिटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की टोटल वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो एक वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और एक क्लॉकवाइज सेंस में, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की होगी दैट विल बी 6 रेडियन पर सेकेंड इन द क्लॉकवाइज सेंस। तो मेरे ख्याल से अभी ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है, तो कुछ लोगों ने गलत कैलकुलेट कर लिया था, मेरे ख्याल से हो सकता है शायद कुछ सिली एरर हो गया होगा। तो अभी मेरे ख्याल से बात सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। ओके, ठीक है, तो देखो स्फेरिकल मिरर्स के केस में क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे बस 2 मिनट, इसको थोड़ा सा और इसका कर्वेचर इंक्रीज कर देना चाहिए। सो फॉर दैट अभी सही है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहां पर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो जब तक तो लाइट रेज पैरेक्सियल होती हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब तक तो लाइट रेज पैरेक्सियल होती हैं, इन दैट सिचुएशन जो फोकल लेंथ होती है वो बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के। ठीक है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये इक्वेशन केवल तभी सही है
जब हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जो हमारी लाइट रेज हैं वो पेरेक्सियल हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास पास चल रही है लाइट रेज, ठीक है, केवल तभी ये कहानी सही है। लेकिन तब क्या होगा अगर कोई लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अच्छी खासी फाइनाइट डिस्टेंस पर मूव कर रही होगी, जैसे ये कोई लाइट रे ठीक है तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से दैट इज फाइनाइट। तो अब देखो इस केस में होता ये है कि अब की बार यहां कहीं पर सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, इस किसी लोकेशन पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो जो नॉर्मल हो जाएगा इस पॉइंट पर वो तो ये वाली लाइन हो जाएगी, है ना, नॉर्मल तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ होगा। तो नॉर्मल इस बार ये हो गया। देखो अब की बार होता ये है कि यहां कहीं से हमारी लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रे पास करेगी, है ना, और हम बाय डेफिनेशन फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर पैरेलल रेज मिरर से स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्राइक करती हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट हमारा होगा ये फोकस हो जाएगा। अब यहां पर हुआ क्या, अब यहां पर हुआ ये कि हमारा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ गई, है ना, प्रिंसिपल एक्सेस के मतलब प्रिंसिपल एक्सेस से अगर ये जो इंसिडेंट लाइट रही थी इसकी अगर डिस्टेंस फाइनाइट आ गई तो इसकी वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसकी भी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि एफ जो है वो r/2 के बराबर होगा, अब आपको इसको बाकायदा कैलकुलेट करना होगा, और जब आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे सो यू विल फाइंड कि जो फोकल लेंथ है दैट विल कम आउट टू बी r माइनस r/2 cos i. So this will be the correct relationship between focal length and radius of curvature, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इन लाइट रेज को पेरेक्सियल कर देते हैं तो क्या होता है, ये लाइट रेज जो वो बहुत ज्यादा पास आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास आ जाएंगी, तो ये जो आई है ये जीरो को टेंड करने लगेगा, ये जीरो को टेंड करने लगेगा तो इसका मतलब ये जो कॉस आई है ये 1 को टेंड करने लगेगा, तो उससे क्या हो जाएगा एफ का वैल्यू बराबर हो जाएगा r माइनस r/2 के, और हमारी वैल्यू आ जाएगी f इज इक्वल टू r/2, ठीक है। सो दिस अप्रोक्सीमेशन इज ओनली वैलिड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिक्सियल रेज। इन रियलिटी हम हमेशा ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे कि f इज इक्वल टू r माइनस r/2 cos i, ठीक है ना, ये बात याद थी ना सब लोगों को, ठीक है, क्लियर है यहां तक सब लोगों को, चलो ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट अस से एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग को 45 डिग्री बताया हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है, इस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर दिया हुआ है, और हमसे पूछा हुआ है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी अगर पैरेलल लाइट रेज जो है वो एंगल 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है तो। चलो, सो इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी से आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए इसमें।
चलो मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ सब लोग। और ये कुछ वैल्यूज आपको याद करनी है कि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 कितना होता है, ये सारी वैल्यूज आपको याद करके रखनी है ताकि कैलकुलेशंस हमारी फास्ट रहे। ये सारे रिजल्ट्स आपके जो है आरसी सर्किट में भी यूज होते हैं। 1/√2 का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। चलो भाई, आ गया सब लोगों का आंसर? ओके, रिया का आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो बाकी लोग भी जल्दी से बताओ। ओके, राज का भी आ गया आंसर, ठीक है। चलो तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेट अस हैव अ लुक। चलो भाई आओ देखें। देखो अब भाई, देखो अब ध्यान से देखो। तो इस मिरर की हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बतानी थी। तो इस मिरर की हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बतानी थी। तो वो कितनी हो जाती? एफ इज इक्वल टू आर माइनस आर अपॉन 2 कॉस आई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री कितना होता है? कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। मतलब ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एफ इज इक्वल टू आर, कॉमन हो गया, 1 माइनस 1/√2। ठीक है। अब √2 का वैल्यू तो 1.414 होता है, और 1/√2 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.707। ठीक है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते थे? हम लिख सकते थे एफ इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 0.7, या फिर हम कह सकते थे एफ इज इक्वल टू 0.3 आर। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को वैल्यूज याद होती तो कैलकुलेशन के नाम पर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, नहीं तो हम कैलकुलेट करते रहते। ठीक है, चलो। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स का हमको ध्यान रखना है। चलो आओ। अब स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर सकें। ठीक है, चलो। यार तुम लोग नाम अपने एक्चुअल रखा करा करो, ये कुछ भी नाम तुम लोग रख करके आ जाते हो। कोई ABC बन करके आ गया है, कोई DEF बन के आ गया है? ठीक है, कीप योर एक्चुअल नेम सो दैट मैं आप लोगों को एड्रेस कर पाऊं। चलो ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सो अब हम लोगों को
स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच सीखनी है, तो हम लोग यहां पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज करके ही स्फेरिकल मिरर के सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होती क्या है? जैसे सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, एंड ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हाइट है, एंड इसकी जो डिस्टेंस है वो है सपोज मिरर से u, और हम सबको पता है कि सारी डिस्टेंसेस हम लोग कहां से मेजर करते हैं, सारी डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हाइट o है, इमेज हाइट i है, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस u है और इमेज की पोल से डिस्टेंस v है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होती थी? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज सिंपली द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ एंड ऑब्जेक्ट लेंथ। ठीक है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हम लोग लिख सकते हैं इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर जब हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं तो हम लोगों को पता लगता है कि इसी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस v बाई यू। और जब हम लोग मिरर फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं तो हम लोगों को पता लगता है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हम लोग लिख सकते हैं f अपॉन f माइनस u। सो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि हमें हमेशा सोते जागते याद रहने चाहिए। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज I by O, we can write it as minus v by u, और we can write it as f upon f minus u। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बस यही रिजल्ट यूज करेंगे और दाएं बाएं कोई काम नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे हम। अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये तो सब लोगों को पता है ना क्या होता है? चलो, तो जैसे सपोज क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, एक कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। ठीक है, कनकेव मिरर है विद अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। तो वो एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, और जो इमेज वो ऑब्जेक्ट की बनाता है उसका जो साइज है दैट इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से दोगुनी बड़ी है। एंड हमको ये भी बताया हुआ है कि जो इमेज है, इमेज इज रियल। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को बेसिक्स पता होंगे मिरर्स के। अगर कनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है, किसी रियल ऑब्जेक्ट की अगर कनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है तो हमेशा वो इमेज जो है वो मिरर के सामने बनती है। और अगर कनकेव मिरर किसी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना रहा होता है तो वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, मैं बेसिक्स मान करके चलूंगी, बेसिक्स जो है बिल्कुल फंडामेंटल वो तो हमको पता ही होंगे। ठीक है, मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करने की आप लोगों को अप्रोच सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं मान सकता हूँ ना कि इतना हम लोगों को आता है, बेसिक्स में जाने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, जल्दी से बता दो। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, क्वेश्चंस को हैंडल करने का क्या तरीका है ये सीखना है फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है एक कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, और वो एक ऑब्जेक्ट की इमेज बताता है जिसमें इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का डबल है और इमेज रियल है। तो अपने आप से समझ जाओ कि डायग्राम क्या बन रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी हुई हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी और इमेज डिस्टेंस क्या होगी।
ये दो चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई हैं। चलो, तो मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके बताओ सब लोग। अच्छा, ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला लिखा है, इसको यूज करने के लिए हम इसमें जब भी कोई क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग जो है इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलो, लेट अस सी हु इज द फर्स्ट वन टू आंसर। ओके, राज का आंसर आया है। बहुत बढ़िया राज, परफेक्ट। रिया का भी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया रिया। रिया का और राज का दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। ओके, श्रेयास का भी आंसर बिल्कुल नहीं, श्रेयास ने गड़बड़ कर दी है, श्रेयास ने गलती कर दी है। चलो आओ, तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आओ भाई देखें। तो भाई देखो, अब की बार क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए था। अब हम कोई मिरर फॉर्मूला वगैरह ऐसी फालतू की चीजें यूज नहीं करेंगे, बचपन में 10th क्लास तक बहुत यूज कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है ऐसी अप्रोच फॉलो करेंगे ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकें। तो भाई देखो, हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है वो बराबर होती है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर बराबर होती है माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेनिफिशियल होता। मेरे ख्याल से ये यूज करने से फायदा होता। क्यों? क्योंकि हमको इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में रिलेशन पता है। इमेज हाइट इज 2 टाइम्स द ऑब्जेक्ट हाइट। इसका मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ गया? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, अच्छा, अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यूज करनी थी।
तो भाई देखो, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो हमें v पता है ना हमें u पता है। तो हम क्या करेंगे, हम सर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, f अपॉन एफ माइनस यू, क्योंकि हमें फोकल लेंथ पता है। तो हम क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे 2 इज इक्वल टू f अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, अब यहां पर सारी चीजें हम लोग साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। तो हम लिख सकते थे 2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये मिरर कनकेव है और फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है, तो f तो हो गया -15 अपॉन -15 माइनस यू। अब u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। रियल ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, तो इसका मतलब आपको नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो u आपका कैसा हो गया, u आपका नेगेटिव हो गया, तो ये बन जाता -u। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या बनता। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये हम लोगों ने जो कैलकुलेट करा था, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, दैट विल बी इक्वल टू -2। क्यों, क्योंकि रियल इमेज बन रही है ना, तो रियल इमेज बन रही है तो इसका मतलब इन्वर्टेड होगी, इमेज ऐसी होगी और ऑब्जेक्ट ऐसा होगा। ठीक है, तो आई जो है वो -2 हो जाता है, ये ओ ही हो जाता, तो ये -2 हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज -2। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, हम लोग लिख सकते थे, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन u -15, या फिर मैं इसको लिख सकता था 2u -30 इज इक्वल टू 15। सो हम कह सकते थे 2u जो है वो बराबर हो गया 45 के, या फिर u का वैल्यू आ गया 22.5 सेंटीमीटर।